वेलकम बैक फोक्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे साउथ कोरिया की, जहाँ पे मार्शल लॉ लगाने का कोशिश किया वहाँ के प्रेसिडेंट ने। यून सुक योल ऐसा ही कुछ नाम है, पता नहीं, मुझे इन लोग का नाम याद नहीं रहता। पर बात करते हैं इस बारे में आज। तो मार्शल लॉ कोशिश किया गया, पर जनता ने, लोगों ने, अपोजिशन ने इसे होने नहीं दिया। यहाँ तक कि खुद के पार्टी ने भी राष्ट्रपति का साथ नहीं दिया। ये राष्ट्रपति और वहाँ के अपोजिशन के बीच का इंटरनल मामला लगता था, जिस पे राष्ट्रपति ने मामला को नेशनल बनाने की कोशिश की। जैसा कि अब तक मुझे समझ में आया, तो मैं अपना ओपिनियन रखता हूँ किसी भी मैटर पे, तो मैं वही बता रहा हूँ कि राष्ट्रपति एक तरह से डिक्टेटोरियल तो हो रहे थे, क्योंकि मार्शल लॉ में सबसे ज़्यादा पावर इन्हांस उन्हीं का होता। और ये महाशय जो राष्ट्रपति थे, ये प्रोसिक्यूटर थे राष्ट्रपति बनने से पहले। तो इन्होंने एक प्रोसिक्यूटर के तौर पे सोचा, क्योंकि ये जो लेजिस्लेचर वहाँ पे है, वहाँ की जो कांग्रेस, एक तरह से आप समझ सकते हैं पार्लियामेंट समझ सकते हैं, वहाँ की जो पार्लियामेंट है, तो वहाँ की पार्लियामेंट में वहाँ के राष्ट्रपति का जो पार्टी है वो माइनॉरिटी में, मेजॉरिटी में नहीं है। तो ज़्यादातर राष्ट्रपति के जो बातें होती हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, उन्हें पार्लियामेंट की तरफ से खारिज कर दिया जाता है। तो ये कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेशन का वजह वजह बन रहा था साउथ कोरियन राष्ट्रपति के लिए। और फिर वहाँ के जो अपोजिशन के लीडर थे मिस्टर ली, जिन्होंने राष्ट्रपति के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था, और बहुत ही माइनर मार्जिन से उनकी हार हुई थी। लगभग सम लाइक 1.5 और 2 ऐसे ही पॉइंट्स मार्जिन्स में उन्होंने चुनाव गंवाया, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो इस बारे में भी कहीं ना कहीं लोगों में है कि इतने छोटे मार्जिन की वजह से ऐसा हुआ। तो एक बड़ा तबका राष्ट्रपति के अगेंस्ट पहले से ही है, और पार्टी भी इलेक्शन में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, जिस वजह से ज़्यादातर चीज़ों में सरकार सही से चल नहीं पा रही है। रिफ्ट है दोनों ही केसेस में। सरकार अपने चीज़ों को नहीं कर रही है, अपने वादों पे नहीं खरी उतर रही है, और कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड गवर्नमेंट चल रही थी। तो प्रोसिक्यूटर महाशय जो राष्ट्रपति बन गए, उन्होंने सोचा कि टिट फॉर टैट करते हैं, और कंट्रोल अगर मेरा वहाँ से नहीं है तो यहाँ से लेते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है। और जिस तरह की एलिगेशन, जिस तरह की बातें कही गई कि नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट की तरफ से साउथ कोरियन गवर्नमेंट को, साउथ कोरियन अपोजिशन को हेल्प मिल रहा है, या फिर नॉर्थ कोरिया ने ऑलमोस्ट इंटरनल इन्वेजन की कोशिश की, इस टाइप की बातें की गई, तो ये कम्प्लीटली रबिश है। क्योंकि नॉर्थ कोरिया कभी चाह के भी साउथ कोरिया को उस तरह से इन्फिल्ट्रेट तो नहीं कर सकता। साउथ कोरिया उस मामले में नॉर्थ कोरिया से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है, बहुत ही ज़्यादा आगे निकल चुका है। नॉर्थ कोरिया को एक अच्छा खासा जनरेशन लग जाएगा, कम्प्लीटली अगले 8 से 50 साल से ऊपर लग जाएगा साउथ कोरिया के लेवल पे आने में। तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के अब कंपटीशन में है ही नहीं। तो नॉर्थ कोरिया अगर किसी तरह का थ्रेट भी है, तो वो सिर्फ न्यूक्लियर थ्रेट ही है, जिसे यूएस और उसके एलाइज ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज कर सकते हैं किसी भी वक्त। किया नहीं जा रहा है क्योंकि ये ग्लोबल पॉलिटिक्स है, आर्म्स सेल है, आर्म्स रेस है, और ये बिना इस तरह के ट्रबल के, हर्डल्स के बिना नहीं चलता है। तो ये इकोनॉमी है, इस पे चर्चा नहीं करूँगा मैं, इस पे कभी और चर्चा होगी। पर नॉर्थ कोरिया इज़ नॉट दैट बिग ऑफ अ थ्रेट फॉर साउथ कोरिया। न्यूक्लियर इज़ देयर, आई नो न्यूक्लियर है वहाँ पे, पर न्यूक्लियर को न्यूट्रलाइज जिस भी वक्त चाहे यूएस और उसके एलाइज, इंक्लूडिंग साउथ कोरिया एंड ईयू, दे कैन डू इट, वो कर सकते हैं। तो इस तरह का जो बयान आया नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरियन प्रेसिडेंट यून के तरफ से, योएल की तरफ से, वो ऑलमोस्ट रबिश ही था। और जो अपोजिशन के लीडर हैं, उनके समर्थन में लोग थे, तो उनके खुद के पार्टी मेंबर्स, जो राष्ट्रपति के खुद के पार्टी मेंबर्स हैं, उन्होंने खिड़की से घुस घुस के और कोशिश किया कि वो इस मैटर को आउटकास्ट कर दें। तो उन्होंने ऐसा किया भी, आउट वोट किए गए प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट के इस मार्शल लॉ के डिसीजन को, और फिर उन्हें इम्पीच भी कर दिया गया। एक बार कोशिश किया गया तो वो नहीं हो पाया, लेकिन दूसरी बार में उन्हें इम्पीच कर दिया गया है। अब ये केस चल रहा है। अब प्रेसिडेंट अपने पद से हटा दिए गए हैं, और जो प्रधानमंत्री है वो इंटरिम प्रेसिडेंट के तौर पे वर्क कर रहे हैं। तो अब ये मामला कोर्ट में है, और कोर्ट को 80 दिनों में
इस पे डिसीजन देना है और उस डिसीजन के आने के 60 दिनों के अंतर्गत चुनाव हो जाना है अगले राष्ट्रपति का, जो एक लंबा समय है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसका क्या मतलब है, पर खैर दूसरी देश वहाँ के कानून, हमारे यहाँ कौन सा बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें होती हैं, तो मैं क्या ही दूसरे तो देश को बारे में कुछ बोलूँ, परंतु नियम तो फ़िलहाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब इस पे डिसीजन लिया जाएगा जो 80 दिन के भीतर लेना है, और उस 80 दिन के भीतर जो फैसला आएगा उसके 60 दिन के अंतर्गत चुनाव होना है। यही मैटर है। और मार्शल लॉ को नॉर्थ कोरिया के लोगों ने, वहाँ के अपोजिशन ने और लेजिस्लेचर ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। तो राष्ट्रपति अपदस्थ किए गए हैं, और राष्ट्रपति जो तत्कालीन राष्ट्रपति नहीं, तत्कालीन नहीं, भूतपूर्व जो राष्ट्रपति थे उन्हें एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप के तौर पे देखा जाता था। वो एक फ्लैम्बॉयंट फिगर थे, उनकी वाइफ भी कंट्रोवर्शियल फिगर थी, वो खुद भी एक कंट्रोवर्शियल फिगर थे। जो राष्ट्रपति का पैलेस है ब्लू हाउस, उस पे भी रहने से मना कर दिया था उन्होंने। और कंट्रोवर्सी हमेशा से ही इस व्यक्ति के आसपास रही है, इसके वाइफ के भी आसपास रही है, तो ये कोई नई बात नहीं है। परंतु जो मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की है, एक तरह से साउथ कोरिया के इतिहास में काले अध्याय के तौर पे याद किया जाएगा, किसी भी देश के डेमोक्रेसी पे हमला के तौर पे याद किया जाएगा इसे। तो ये वहाँ की डेमोक्रेसी को जाहिर सी बात है डेमोरलाइज करने के और वीकेंड करने की कोशिश की गई थी, पर वहाँ की जनता ने अपना मेटल दिखाया और साबित किया कि किसी एक व्यक्ति के चाह लेने से पूरा एक देश सबड्यू नहीं किया जा सकता है। देश की एक आत्मा होती है, एक सोल होती है, और वो खुद के हिसाब से वर्क करते हैं, और वो वर्सटाइल सोल है क्योंकि उसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। तो एक व्यक्ति के चाह लेने से ऐसा नहीं होता है। हमारे देश में भी ऐसा हो चुका है एक बार इमरजेंसी, पर हमने भी साबित किया कि हम उससे आगे बढ़ सकते हैं, और आज हम एक थ्राइविंग डेमोक्रेसी हैं। भले वेस्टर्न मीडिया जो भी कहे, पर मेरे हिसाब से तो हम एक थ्राइविंग डेमोक्रेसी है, करप्टेड बट थ्राइविंग। तो साउथ कोरिया पे इससे ज़्यादा कुछ है नहीं कहने को, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब, ओके।